धातु एवं अधातु में अंतर। दोस्तों बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में आपको 3 या 5 नंबर से पूछ सकते हैं कि धातु एवं अधातु में अंतर क्या है। यह आपको प्रश्न में पूछेगा धातु और अधातु में 5 अंतर लिखिए, जिसमें 3 भौतिकी और 2 रासायनिक गुण को लिखें। इस तरह से आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो धातु एवं अधातु में अंतर अच्छे से समझिए, ताकि आपका 3 नंबर बिहार बोर्ड मैट्रिक में विज्ञान में आ सकता है। तो देखिए लिखना किस प्रकार है, धातु एवं अधातु का अंतर। ठीक है, इधर आपको धातु लिखना है, इधर अधातु लिखना है। तो आप अच्छे से समझिए। भौतिकी, देखिए भौतिकी में 3 देना है। और देखिए धातु जो है कि विद्युत और ताप का सुचालक होते हैं। पहला नंबर क्या लिखिएगा, धातु विद्युत और ताप के सुचालक होते हैं। और फिर उसी में अधातु जो होता है दोस्तों, उसका उल्टा। तो उल्टा क्या लिखिएगा, विद्युत और ताप के कुचालक होते हैं। विद्युत और ताप के कुचालक होते हैं कौन, अधातु। और धातु क्या होते हैं, विद्युत और ताप के सुचालक होते हैं। अब दूसरा नंबर देखिए, धातु तन्य और आघातवर्धीय होता है। धातु को जब आप पीटिएगा तो वह लंबा हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ता है, वो क्या होगा, तन्य होगा। लेकिन वो धातु को जब आप पीटिएगा हथौड़ा से, वह टूट जाएगा, वह लंबा या बिखरेगा नहीं, टूट जाएगा। तो धातु क्या होता है, धातु तन्य होता है और वो धातु भांगर होता है। ठीक है, यानी कि वह भांग जाएगा। अब तीसरा देखिए, इसमें धात्विक चमक होती है, यानी कि धातु में क्या होता है, धात्विक चमक होती है। ठीक है, और वो धातु में क्या होता है, इनमें चमक नहीं होती है, वो धातु में चमक नहीं होती है। आगे देखिए, अब रासायनिक में है क्या, देखिए धातु जो है कि धातु में इलेक्ट्रॉन खोने की है प्रवृत्ति। धातु में क्या है, इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति है। और वो धातु में क्या है, इनमें इलेक्ट्रॉन पाने की प्रवृत्ति है। यानी कि वो धातु इलेक्ट्रॉन पाता है और धातु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खोता है। अब 2 नंबर देखिए, धातु के ऑक्साइड भस्मीय होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, भस्मीय होते हैं। ठीक है, और वो धातु क्या होता है, वो धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। जस्ट उल्टा हो रहा है। अब देखिए आगे इसी में देखिए, यह जल में घुलकर क्षार बनाते हैं, ये जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। यानी कि धातु जल में घुलकर क्या बनाते हैं, क्षारीय बनाते हैं। और वो धातु क्या करते हैं, जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। धातु क्षारीय बनाते हैं और वो धातु अम्ल बनाते हैं। अब देखिए, जैसे आप ले सकते हैं उदाहरण Na2O + H2O, तो क्या बना रही है, 2NaOH बना रहा है। यानी कि क्या बना रहा है, तो ये क्या बना रहा है, धातु ऑक्साइड क्षार बना रहा है। अब देखिए CO2 + H2O क्या बना रहा है, मिलके दोनों H2CO3, यानी वो धातु ऑक्साइड अम्ल बना रहा है। तो एक बार दोस्तों आप लीजिए, आप बढ़िया से अच्छे से कॉपी में उतार लीजिए और 2-3 बार पढ़ें ताकि आपको याद हो जाए। प्रश्न है कि धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं, 2 उदाहरण दें। तो देखिए उत्तर में लिखिएगा कि धातु के पदार्थ में एक छोर से दूसरे छोर तक विद्युत का प्रवाह होता है, जिसे चालकता कहते हैं। धातु के परमाणुओं के 72 शोल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। धातुओं की चालकता उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। यह इलेक्ट्रॉन धातु से होकर दौड़ सकते हैं और यह विद्युत का संवहन करता है। उदाहरण के लिए सिल्वर यानी चांदी और कॉपर यानी तांबा होता है। देखिए दोस्तों फिर से क्वेश्चन को समझिए।
अच्छे से। धातुएं के पदार्थ में एक छोर से दूसरे छोर तक विद्युत का प्रवाह होता है जिसे चालकता कहते हैं। विद्युत के परमाणुओं के 72 शोल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसे मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। धातुओं की चालकता उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। यह इलेक्ट्रॉन धातु से होकर दौड़ सकते हैं और यह विद्युत का संवहन करता है। उदाहरण है सिल्वर और कॉपर। पर्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा में 3 अंतर लिखे। तो देखिए, इधर हो गया आपका पर्यावर्ती धारा, इधर हो गया दृष्ट धारा। तो पर्यावर्ती धारा में लिखेंगे पहला नंबर कि पर्यावर्ती धारा का मान तथा दिशा समय के साथ बदल जाता है। और दृष्ट धारा में लिखेंगे 1 नंबर, दृष्ट धारा का केवल परिणाम बदलता है। 2 नंबर में लिखेंगे इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। और इसमें लिखेंगे इसे उत्पन्न करने में कठिनाई होती है। 3 नंबर है यह चालक के ऊपरी सतह पर प्रभावित होता है। और दृष्ट धारा में यह चालक के भीतर भाग से प्रभावित होता है। सूचना के अधिकार आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखें। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको यानी समझिए सूचना के अधिकार के बारे में आप समझ रहे हैं। सूचना के अधिकार में आपको कोई भी प्रश्न पूछे तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। आपको यह प्रश्न 3 नंबर या 5 नंबर से पूछा जा सकता है। तो देखिए उत्तर में क्या लिखना है। इसकी शुरुआत 1990 ईस्वी में राजस्थान से हुई। विभिन्न सरकारी कार्यों में मजदूरों को दी जाने वाली मजदूरी का सार्वजनिक करने की मांग की गई। सरकारी दस्तावेज को गोपनीय बताकर दिखाने से इनकार कर दिया गया जाता था। यानी कि मजदूर सब जो सरकार के यहाँ काम करते थे और जो सरकारी दस्तावेज में जो लिखा होगा वह दिखाने से इनकार करते थे। दस्तावेज को कोई भी सरकारी फैक्ट्री या कोई भी कहीं भी काम करता होगा तो सरकार के द्वारा जो भी नियम कानून मजदूर के लिए लिखा गया होगा उसे नहीं दिखाता था। उसी को ही दिखाने के लिए ये अधिकार कानून लाया गया और सबसे पहले यह राजस्थान से शुरुआत हुआ था। अब आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई। तो सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ है? राजस्थान से। अब देखिए आगे, फलतः दस्तावेज को सार्वजनिक मतलब होता है सबके सामने, सार्वजनिक करने के लिए आंदोलन प्रारंभ हो गया। इस आंदोलन को सूचना का अधिकार आंदोलन नाम दिया गया। अनंतर राजस्थान सरकार ने सन 2000 ईस्वी में सूचना का अधिकार संबंधी कानून बनाया गया। 2005 में केंद्र सरकार ने भी सूचना का अधिकार कानून पारित किया गया। तो आप इसे अब अच्छे से कॉपी में उतार लीजिए और 2-3 बार पढ़ें ताकि आपका मैट्रिक में 5 या 3 नंबर नहीं छूटेगा। प्रकाश पर एक टिप्पणी लिखें। प्रकाश हमारे लिए क्यों जरूरी है? प्रकाश के बारे में समझाइए। तो देखिए प्रकाश के बारे में आज समझना है। तो आंसर में लिखेंगे किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की जरूरी है। किसी वस्तु को देखने के लिए प्रकाश की जरूरी है। बिना प्रकाश के हम कोई भी वस्तु नहीं देख पाते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जिस पथ पर चलती है उस पथ को किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ में चलती है उसे क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरण के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। किरण के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। जैसे टॉर्च, गाड़ियों के हेडलाइट से निकलने वाली प्रकाश किरण पुंज के रूप में होती है। जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाए उस पदार्थ को पारदर्शक कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाए उस वस्तु को क्या कहते हैं?
पारदर्शक कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश आर पार न हो वैसी वस्तु को अपारदर्शक कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश आर पार न हो उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शक कहते हैं। और जिस वस्तु से प्रकाश का कुछ अंश आर पार और कुछ न हो तो उस वस्तु को प्रभासी पदार्थ कहते हैं। जब कोई प्रकाश अपारदर्शक वस्तु पर पड़ती है तो प्रकाश अपना पथ बदल देती है या लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो देखिए प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। ये आपका अपतित किरण हो गया, ये एक समतल दर्पण है, ये क्या है? एक समतल दर्पण है। और इधर से क्या प्रकाश आ रही है और ये इस पे पड़ा और इधर मुड़ गया, तो ये क्या हो गया? परावर्तित प्रकाश हो गया। ये अपतित प्रकाश था, ये परावर्तित प्रकाश था। तो प्रकाश के बारे में आप समझ गए। यह प्रश्न आपको 3 नंबर से पूछे जाएंगे। प्रश्न है कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? प्रश्न है किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है? तो उत्तर, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित मतलब होता है, नीचे ऑप्शन में दिया हुआ है, निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो आप प्रश्न को समझ गए। यह प्रश्न आपको बिहार बोर्ड विज्ञान में जो है कि 3 नंबर या 2 नंबर से पूछे जाएंगे। तो देखिए अच्छे से आप इसे समझिए। तो देखिए आप समझ गए कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित मतलब नीचे होता है, बातों पर, ऑप्शन टाइप का होता है, बातों पर निर्भर करता है। तो पहला नंबर लिख देंगे कि तार की लंबाई पर, दूसरा नंबर लिखेंगे तार की मोटाई पर, तीसरा नंबर लिखेंगे तार के ताप पर और चौथा नंबर लिखेंगे क्या? चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। तो समझ गए आप कि किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है। उत्तर लिखिएगा। उत्तर में किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला नंबर तार की लंबाई पर, दूसरा नंबर तार की मोटाई पर, तीसरा नंबर चालक के ताप पर, चौथा नंबर चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। तो अब देखिए अगला, तो दूसरा प्रश्न है जो कि यह प्रश्न भी आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे। प्रश्न अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? कोई 2 उदाहरण दे। तो उत्तर में लिखिएगा वैसे ऊर्जा स्रोत जिसका भंडार सीमित है तथा पुनः उत्पादन संभव नहीं है उसे अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे कोयला, पेट्रोलियम। उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में अंतर क्या है? लिखें। तो देखिए उत्तर में लिखिएगा कि उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। क्या अंतर है? तो इस तरफ लिख दीजिएगा, एक तरफ लिख दीजिएगा उत्तल लेंस और दूसरा तरफ लिख दीजिएगा अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस में 1 नंबर दे करके लिखना है, इसकी क्षमता धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? धनात्मक होती है। और अवतल लेंस इधर 1 नंबर दे दीजिएगा और लिखिएगा इसकी क्षमता ऋणात्मक होती है। और फिर उत्तल लेंस में लिखिएगा इसके द्वारा वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। और फिर लिखिएगा इसमें अवतल लेंस में इसके द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है। आगे देखिए, और देखिए इधर 3 नंबर में लिखिएगा इसके द्वारा सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और इसमें अवतल लेंस में लिखिएगा इसके द्वारा सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आप समझ गए कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर क्या है। यह प्रश्न आपको 2 नंबर से पूछे जाएंगे। एक बार फिर से हम पढ़ रहे हैं। देखिए लिखना है उत्तर में उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस में निम्नलिखित अंतर है। इधर लिखना है उत्तल लेंस और इधर लिखना है अवतल लेंस। अब देखिए इधर 1 नंबर दे करके लिखना है इसकी क्षमता धनात्मक होती है। फिर अवतल लेंस में 1 नंबर देना है और लिखना है इसकी क्षमता ऋणात्मक होती है।
यानी उल्टा हो रहा है। इसमें लिखिएगा 2 नंबर दे करके उत्तल लेंस में इसके द्वारा वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनता है। इसमें लिखिएगा इसके द्वारा केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है, 2 नंबर दे करके। अब फिर 3 नंबर दे करके लिखिएगा उत्तल लेंस में इसके द्वारा सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब बनता है, और अवतल लेंस में लिखिएगा 3 नंबर दे करके इसके द्वारा सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह का प्रश्न कई बार पूछे गए और पूछे जाएंगे दोस्तों, तो इस प्रश्न को आप जरूर याद कर लें, क्योंकि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में साइंस में ये अधिकतर बार प्रश्न पूछे गए हैं।